कहानी शुरू होती है मिस्र के काहिरा के दक्षिण में फैले एक विशाल रेगिस्तान से। एक भयंकर सैंडस्टॉर्म के गुजरने के बाद लोगों को रेत के बीच अचानक एक खड़ी हुई पिरामिड दिखाई देती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस पिरामिड की सिर्फ 3 ही साइड थी। आसपास के इलाके में ऐसा अनोखा स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखा गया था। साइंटिस्ट लाओ बाई ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से इसे स्कैन किया और पता चला कि इस पिरामिड का एरिया बेहद विशाल है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये बहुत प्राचीन हो सकती है और इसकी रिसर्च बेहद कीमती साबित हो सकती है। अगले ही दिन मजदूरों ने पिरामिड का एंट्रेंस खोदकर बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया अंदर से अचानक एक हरे रंग की गैस बाहर निकल आई। एक मजदूर ने जैसे ही उस गैस को सांस में लिया वो वही गिर पड़ा और तुरंत उसकी मौत हो गई। अब साफ था कि अंदर जहरीली गैस मौजूद है, इसलिए फिलहाल कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने और कुछ कीमती जानकारी हासिल करने के लिए टीम ने फैसला किया कि पहले प्रोफेशनल इक्विपमेंट और मशीनों को अंदर भेजा जाएगा। कुछ ही देर में एक छोटा सा शाओ तान के गुफा के अंदर गहराई तक पहुंच गया। तभी अचानक उस पर किसी चीज ने हमला कर दिया। आन दे को जो दहाड़ सुनाई दी वो किसी अजीब से मॉन्स्टर की लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, वो छोटा टैंक अचानक बंद हो गया, मानो किसी रहस्यमयी ताकत ने उसे पूरी तरह से पंगु बना दिया हो। मॉनिटरिंग स्क्रीन अचानक बंद हो गई और अंदर का सारा फुटेज गायब हो गया। लाओ बाई का मानना था कि अंदर का माहौल बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए अब और आगे जाना सही नहीं होगा। लेकिन आन दे ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि वो मशीन उसने अपनी पूरे 1 साल की सैलरी से खरीदी थी, इसलिए चाहे जो हो जाए उसे अंदर जाकर अपना इक्विपमेंट वापस लाना ही होगा। ऊपर से उस मशीन के सेंसर के हिसाब से गुफा के अंदर मौजूद जहरीली गैस अब काफी कम हो चुकी थी और उसकी मात्रा इतनी भी नहीं थी कि किसी की जान ले सके। ये सुनकर टीम के बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर की चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे सभी प्रोफेशनल सेफ्टी गियर पहनकर अंदर जाएंगे और साथ ही उस महंगी मशीन को भी ढूंढकर वापस लाएंगे ताकि अंदर जाकर रास्ता न भटक जाए। उन्होंने एक लंबी रस्सी लाओ बाई की कमर से बांध दी जिससे वो बाहर के लिए गाइडलाइन बन सके। इसके बाद सबने गैस मास्क पहना और धीरे धीरे अंधेरी सुरंग के अंदर कदम बढ़ा दिए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे धीरे धीरे एक खतरनाक खाई में उतर रहे हैं। जब टीम गुफा के गहरे अंधेरे हिस्से तक पहुंची तो आन दे ने देखा कि उसकी मशीन पूरी तरह से टूट चुकी है और वो छोटा टैंक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर भी किसी को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। सबको लगा शायद कोई जंगली कुत्ता अंदर घुस आया होगा और उसी ने मशीन को टक्कर मारकर तोड़ दिया होगा। तभी कैमरा पकड़े हुए यूए हांग की नजर ऊपर पड़ी। छत में एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा था। ये जानने के लिए कि उसके ऊपर आखिर क्या है, सबने तुरंत पास पड़ी चीजों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और ऊपर चढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही उनके सामने जो नजारा था वो किसी पुराने आर्मरी जैसा लग रहा था। चारों तरफ अलग अलग साइज के हथियार रखे हुए थे। ये देखकर टीम ने अंदाजा लगाया कि शायद ये एक प्राचीन मकबरा है, क्योंकि पुराने समय में लोगों को दफनाते वक्त उनके साथ भाले और हथियार भी रखे जाते थे। लेकिन तभी एक बेहद अजीब और डरावनी चीज सामने आई। जब सबकी नजर एक हथियार पर पड़ी तो उस पर ताजा खून लगा हुआ था, मानो अभी अभी किसी को मारा गया हो। ये देखकर सभी लोग तुरंत घबरा गए। ताजा खून का मतलब साफ था, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ किसी तरह की लड़ाई हुई थी। डर के मारे वे लोग तुरंत उठकर वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी आन्ना की नजर लाओ बाई की कमर से बंधी रस्सी पर पड़ी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। पास खड़े आन दे ने कहा कि ये रस्सी बहुत मजबूत मटेरियल की बनी है, इतनी आसानी से टूट ही नहीं सकती। लेकिन आन्ना को लगा कि शायद अभी जब सब ऊपर चढ़े थे तब किसी के पैर पड़ने से वो खिंचकर टूट गई होगी। बाकी लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी लाओ बाई ने कहा कि एग्जिट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए नीचे उतरकर फिर से रस्सी बांध दी जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे लोग नीचे लौटे उनके होश उड़ गए। आसपास का हर रास्ता बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली एंट्रेंस आखिर है कौन सा। यहाँ तक कि टूटी हुई रस्सी का भी कहीं कोई निशान नहीं था। काफी देर तक बहस करने के बाद उन्होंने एक दिशा चुनी और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता सीधा एक डेड एंड की तरफ जा रहा है। कुछ देर बाद वे एक खुले से इलाके में पहुंचे। वहाँ आन दे को अपना छोटा टैंक मिल गया। वो उसे लेकर वापस जाने ही वाला था कि अचानक ऊपर की दीवार में बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी। सिर्फ दीवार ही नहीं, जमीन पर भी दरारें फैलने लगी थी। ये साफ था कि पूरी जगह कभी भी ढह सकती है। ये देखकर सब घबरा गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। लाओ बाई ने उन्हें धीरे धीरे और बहुत संभल कर कदम बढ़ाने को कहा। लेकिन तभी अचानक हादसा हो गया। चीख, तेज धमाका और अगले ही पल सब लोग नीचे गहरे अंधेरे में गिर पड़े। किस्मत अच्छी थी कि नीचे गिरने के बाद भी किसी को गंभीर चोट नहीं आई। जब चारों तरफ थोड़ी शांति हुई तो हवा में एक भयानक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैलने लगी। अभी वे समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर टूट कर गिरा और सीधे आन दे के पैर पर आ गिरा। पत्थर इतना भारी था कि उसका पैर पूरी तरह उसके नीचे दब गया और वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। पत्थर इतना भारी था कि सब लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पाए। ये देखकर आन्ना ने कहा कि यहाँ खड़े होकर बेकार मेहनत करने से अच्छा है कि पहले एग्जिट ढूंढा जाए। तभी थोड़ी दूर पर लीशा को एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने टॉर्च से अंदर रोशनी डाली तो पता चला कि रास्ता बहुत संकरा है। उसमें एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। बाहर निकलने की उम्मीद में वो सबसे पहले ऊपर चढ़कर देखने के लिए तैयार हो गई कि शायद ये रास्ता सीधे जमीन तक जाता हो। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची उसके सामने का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। वहाँ कुछ अजीब से जीव थे जो आकार में बिल्ली जैसे लग रहे थे और वे किसी चीज को बुरी तरह नोच नोच कर खा रहे थे। वो ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि अचानक उनमें से एक जीव उस पर झपट पड़ा। वो घबरा कर नीचे गिर गई। अच्छा हुआ कि उसे सिर्फ हल्की चोट आई थी, कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। नीचे आकर उसने जो कुछ देखा था वो सब बाकी लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि शायद डर की वजह से उसे कोई भ्रम हो गया होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें पास ही दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया।
लाओ बाई को लगा कि शायद यही असली एग्जिट हो सकता है, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो देखा कि दीवारों पर कई अजीब और रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए हैं। ये देखकर उसे लगा कि शायद ये कोई चेतावनी है, जैसे कि यहाँ रुकने का इशारा किया गया हो और सबको यही शांत रहकर बाहर से आने वाली रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर लीशा बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसका मानना था कि अभी सबसे जरूरी काम है एग्जिट ढूंढना। आखिर वे लोग इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे थे और फिर भी किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ अंदर शायद कोई खास खतरा नहीं है। ये सुनते ही माहौल फिर से बहस में बदल गया। लाओ बाई को याद आया कि आन दे अभी भी वही दर्द से कराह रहा है, इसलिए मजबूर होकर उसने रास्ते में फंसी लकड़ियों को हटाया और वो छिपा हुआ दरवाजा खोल दिया। इसके बाद लीशा ने कहा कि आन दे यही रुके और इंतजार करे, जबकि बाकी लोग रिस्क लेकर अंदर जाकर रास्ता देखते हैं। वे लोग अभी कुछ ही मीटर अंदर चले थे कि अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर दहाड़ता हुआ उनके सामने से भागता हुआ निकल गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दी। कुछ देर बाद अचानक उन्हें ऊपर जमीन की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अजीब बात ये थी कि उन्होंने जितना जोर से हो सकता था उतना चिल्लाकर जवाब दिया, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी वे समझ ही नहीं पाए थे कि आवाज किस दिशा से आ रही है। तभी हवा में एक डरावनी दहाड़ गूंज उठी। अगले ही पल उन्हें आन दे की दर्द भरी चीख सुनाई दी। ये सुनते ही लाओ बाई और आना तुरंत भागते हुए वापस पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। पूरी जगह अस्त व्यस्त थी, हर तरफ खून के निशान फैले हुए थे, लेकिन आन दे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। ये देखकर लीशा बेहद दुखी हो गई। जब सबने खून के निशानों को फॉलो किया तो पता चला कि उसे शायद घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जाया गया है। लाओ बाई समझ चुका था कि वो मॉन्स्टर कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए उसने आन ना को लगातार समझाते हुए कहा कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जब वे दोनों वापस जाकर लीशा और युए हान से मिले तो घबराहट न फैले, इसलिए लाओ बाई ने झूठ बोल दिया कि आन दे पर पत्थर गिर गया था और उसी से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये बात लीशा को बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगी। उसे साफ याद था कि उसने उस मॉन्स्टर की शक्ल देखी थी। उसे लगा कि लाओ बाई सच छिपा रहा है और ये सोचकर वो गुस्से से भर गई। अगले ही पल दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख शांत स्वभाव के युए हान ने तुरंत बीच में आकर झगड़ा रोक दिया। तब लाओ बाई ने शांत आवाज में कहा कि अभी लड़ने का समय नहीं है, उन्हें तुरंत एग्जिट ढूंढना होगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही दूरी पर एक मॉन्स्टर अंधेरे में खड़ा उन्हें घूर रहा था। जब लाओ बाई को हल्की सी हलचल महसूस हुई और उसने टॉर्च की रोशनी उधर डाली तो वो चीज अचानक गायब हो चुकी थी। उसे लगा शायद ये सिर्फ डर की वजह से हुआ भ्रम है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सबको लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वे लोग सुरंग के और गहरे हिस्से तक पहुंच गए। सबसे पीछे चल रही लीशा को अचानक पीछे से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसने तुरंत सबको चिल्लाकर कहा कि जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाओ। अब अंधेरे में कई डरावनी चमकती आंखें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। तभी सबसे आगे चल रहे युए हान की नजर अचानक सामने पड़ी। वहाँ एक सैनिक पूरी तरह हथियारों से लैस खड़ा था। ये देखकर उसे समझ आ गया कि वे लोग शायद रेस्क्यू टीम के पास पहुंच गए हैं। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही सभी लोग बाहर निकल आए, उस सैनिक ने अपनी मशीन गन उठाई और उन मॉन्स्टर्स पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश होते ही कुछ मॉन्स्टर वही गिर पड़े। सैनिक को लगा कि उसने उन्हें खत्म कर दिया है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से कुछ और जीव पागलों की तरह बाहर निकल आए और जैसे ही उन्हें खतरा महसूस हुआ वे तुरंत वापस अंधेरे सुरंग के अंदर भाग गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर किस तरह के जीव है। जिज्ञासा में सैनिक ने टॉर्च उठाई और उस सुरंग के अंदर झांक कर देखने लगा। तभी अचानक अंदर से गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। ये दृश्य देखते ही सब लोग डर के मारे तुरंत अपनी टॉर्च बंद करके अंधेरे में चुपचाप छिप गए। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई और सब शांत हो गया तब वे धीरे धीरे उठे और बहुत सावधानी से आगे बढ़कर देखने लगे। लेकिन तभी युए हान की नजर लीशा पर पड़ी और वो देखकर सन्न रह गया। उस मॉन्स्टर के हमले के बाद उसकी आंखों की नसें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे आंखों में खून भर गया हो। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो उसे किसी तरह का इंफेक्शन हो गया हो। तभी लाओ बाई की नजर दीवारों पर बनी अजीब चित्रों पर पड़ी और उसे लगा कि ये किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर इशारा कर रहे हैं। उसे याद आया कि उसने ऐसे ही चित्र कभी एक प्राचीन किताब बुक ऑफ द डेड में देखे थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने सबको समझाना शुरू किया। दरअसल जिस मॉन्स्टर ने सैनिक को घसीटा था उसे आनूबिसी कहा जाता है। ये अंडरवर्ल्ड का एक भयानक जजमेंट मॉन्स्टर है जिसका चेहरा सियार जैसा और शरीर इंसान जैसा होता है। कहा जाता है कि ये प्राचीन मिस्र की एक कथा से जुड़ा है जिसे हार्ट वेटिंग जजमेंट कहा जाता है। इस रिवाज में किसी भी घुसपैठिए का दिल तराजू के एक पलड़े में रखा जाता है और दूसरे पलड़े में सच की देवी माते का पंख रखा जाता है। अगर दिल और पंख का वजन बराबर निकलता है तो इसका मतलब आत्मा पवित्र है और उसे अमरता मिल जाती है, लेकिन अगर दिल भारी निकले तो इसका मतलब इंसान पापी है और फिर उसका दिल उसी मॉन्स्टर द्वारा खा लिया जाता है। ये सब सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे वे तुरंत दूसरी दिशा में आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे। वहाँ लाओ बाई ने सिर्फ जिज्ञासा में दीवार पर बने एक पत्थर के शिलालेख को छू लिया, लेकिन अनजाने में उसने एक छिपा हुआ ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल दीवारों पर बनी मूर्तियों के मुंह से तेजी से रेत निकलने लगी। देखते ही देखते रेत की मात्रा बढ़ती चली गई। ये देखकर लाओ बाई चिल्लाया, भागो, और सब लोग तेजी से दौड़ने लगे। भागते समय अन्ना अचानक फिसलकर गिर गई और रेत में फंस गई। उधर लीशा घबराहट में भागते हुए रास्ता देख ही नहीं पाई और जब उसने सामने एक गहरा ट्रैप देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय युए हान भी पीछे से आकर उससे टकराया और अगले ही पल वो गहरे गड्ढे में गिर गई। इसी बीच लाओ बाई तुरंत वापस मुड़ा और अन्ना को बचाने की कोशिश करने लगा, जबकि युए हान ये सब देखकर कुछ पल के लिए वही जड़ हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी खून की गंध सूंघते हुए वे भयानक मॉन्स्टर्स फिर से वहां पहुंच गए और अगले ही पल वे पागलों
बगलों की तरह ली शाह के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। भयानक दर्द के कारण ली शाह की चीखें लगातार गूंजने लगी। ये देखकर युए हान डर के मारे मुड़ गया और खुद को बचाने के लिए पीछे हट गया। उधर लाओ बाई पूरी ताकत से आन ना को बचाने की कोशिश कर रहा था। रेत तेजी से बढ़ रही थी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह उसमें दबने वाली थी। तभी आखिरी पल में लाओ बाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही दोनों बाहर निकले उसने तुरंत एक जलती हुई फ्लेयर स्टिक नीचे ली, शाह की तरफ फेंक दी। आग की रोशनी और गर्मी से वे मॉन्स्टर्स डरकर पीछे हट गए और अंधेरे में भाग गए। इसके बाद उन्होंने एक रस्सी पास के खंभे से बांधी और धीरे धीरे नीचे गड्ढे में उतर गए। किस्मत से ली शाह अभी भी जिंदा थी, उसकी सांस चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने उसे उठाकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही भयानक दर्द से वो फिर जोर से चीखने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां हरे रंग की हो चुकी थी, मानो कोई अजीब सा इंफेक्शन फैल रहा हो। ये देखकर सब समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मजबूर होकर उन्होंने उसे वापस वहीं नीचे छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो खुद ही तड़ते तड़ते दम तोड़ बैठी। अब डर और खतरे के बीच उन्होंने भारी दिल से उसे वहीं छोड़ दिया। आन ना ने कहा कि वे मॉन्स्टर्स किसी भी समय वापस आ सकते हैं, इसलिए यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है, उन्हें तुरंत निकलना होगा। लाओ बाई ने एक और रास्ते की ओर इशारा किया और वे लोग फिर उसी सुरंग में घुस गए। कुछ देर बाद वे एक बड़े खुले इलाके में पहुंचे। अंदर कदम रखते ही हवा में फिर वही सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। जब वे आगे बढ़े और ध्यान से देखा तो थोड़ी दूरी पर एक लाश पड़ी हुई थी। उसके कपड़ों और शरीर पर बने घावों को देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ उनसे पहले भी कोई एक्सप्लोरेशन टीम आ चुकी थी और शायद वही यहाँ मारे गए थे। तभी लाओ बाई को उस मृत आदमी के हाथ में एक पुरानी नोटबुक मिली। आन ना ने उसे पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखी बातें ट्रांसलेट करने लगी। उसमें लिखा था कि वे लोग इस जगह की रोज की एक्सप्लोरेशन नोट्स लिखते थे, लेकिन जैसे ही वो उस हिस्से तक पहुंची जहाँ एग्जिट का जिक्र था, सबकी सांसें थम गई। लेकिन उसके बाद उस नोटबुक में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, जैसे कहानी वही खत्म हो गई हो। उसी समय लाओ बाई उठकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक अंधेरे से वही भयानक मॉन्स्टर झपट कर आया और पल भर में उसका दिल निकाल लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लाओ बाई दर्द से तड़पते हुए उस मॉन्स्टर द्वारा घसीट कर ले जाया गया। ये दृश्य देखकर आना टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन समझदार युए हान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। बदकिस्मती से भागते भागते वे एक बंद दीवार के सामने पहुंच गए। आगे कोई रास्ता ही नहीं था। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि दूर से फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई देने लगी। डर के मारे दोनों वही जड़ हो गए। युए हान ने तुरंत अपने कैमरे को बंद कर दिया ताकि कोई आवाज न हो। कुछ देर बाद खुद को शांत करते हुए उसने आन ना से कहा कि अगर मरना भी है तो कम से कम सच्चाई जानकर मरेंगे। उसे उस मॉन्स्टर को देखना होगा और उसकी तस्वीर कैमरे में कैद करनी होगी ताकि दुनिया को पता चल सके कि यहाँ क्या छिपा है। ये सुनकर आन ना और भी डर गई, लेकिन युए हान के जिद के सामने वो कुछ नहीं कर सकी, बस वही खड़ी रोती रही। उधर युए हान ने नाइट विजन ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि लाओ बाई को उस मॉन्स्टर ने एक खंभे से बांध रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बताया गया था। उस मॉन्स्टर ने उसका दिल निकालकर तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में देवी माते का पंख रखा, लेकिन दिल का वजन पंख से कहीं ज्यादा भारी निकला। अगले ही पल मॉन्स्टर ने बिना झिझक वह दिल उठाया और उसे निगल गया। तभी अचानक उसे किसी हलचल का एहसास हुआ और वो मुड़कर देखने लगा। ये देखकर युए हान की सांसें अटक गई। उसने तुरंत खुद को संभाला, सांस रोककर अंधेरे में छिप गया। कैमरे की स्क्रीन से उसने देखा कि कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला गया। तब जाकर उसने राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन उसी समय आन्ना ने भी उस मॉन्स्टर की परछाई देख ली थी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आन्ना डर के मारे बिल्कुल चुप खड़ी रही। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जरा सी भी आवाज निकाले। अच्छा हुआ कि वो मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाया। वो बस दीवार के पास गया, एक छिपा हुआ दरवाजा खोला और अंदर चला गया। आन्ना ने जैसे ही राहत की सांस लेनी चाहिए तभी पीछे से अचानक युए हान आ गया और वो घबराकर चौंक गई। युए हान ने तुरंत कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज उसे दिखाया। फुटेज देखते ही आन्ना ने कहा कि उसने बिल्कुल ऐसा ही दृश्य बुक ऑफ द डेड में पढ़ा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। उसे याद आया कि उसी किताब में ये भी लिखा था कि इस जगह कहीं एक छिपा हुआ एग्जिट है, इसलिए उसका मानना था कि उन्हें तुरंत उसे ढूंढना चाहिए। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक और सैनिक की लाश मिली। युए हान ने उसके पास से एक पिस्तौल उठा ली। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार दोनों को एक संकरी सुरंग मिली जिसमें एक लंबी रस्सी लटक रही थी। आन्ना ने तुरंत कहा कि उसे साफ याद है, किताब में लिखा था कि यही असली और इकलौता एग्जिट है। दोनों तुरंत रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचकर कुछ ही कदम आगे बढ़े अचानक पीछे से उसी मॉन्स्टर की भयानक दहाड़ गूंज उठी। डर के मारे दोनों और तेजी से चढ़ने लगे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मॉन्स्टर तेजी से उनका पीछा करते हुए ऊपर आ रहा था। घबराकर युए हान ने तुरंत पिस्तौल निकाली और लगातार उस पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उन गोलियों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अगले ही पल उसने झपट्टा मारा और युए हान को पकड़कर नीचे अंधेरे में घसीट ले गया। ये देखकर आन ना के पास सोचने का भी समय नहीं था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ती रही, लेकिन घबराहट में उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी। आखिरी पल में उसने रस्सी कसकर पकड़ ली और किसी तरह खुद को संभाल लिया। तभी वो मॉन्स्टर फिर से ऊपर चढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। आन ना ने तुरंत एक जलती हुई फ्लेयर स्टिक निकाली और पूरी ताकत से उसे उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसा दिया। कुछ ही सेकंड में नीचे से उसकी डरावनी तड़पने की आवाजें आने लगी। फिर सब शांत हो गया। ये देखकर उसने फ्लेयर नीचे फेंक दी और पूरी ताकत से ऊपर चढ़कर बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आई और वहाँ से निकलने के लिए मुड़ी तभी सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वही रुक गए। लेकिन तभी अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। वो मॉन्स्टर फिर से अचानक सामने आ गया। उसने आन ना को पकड़ लिया और खींचकर दोबारा उसी गड्ढे के अंदर ले गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को भी
ही एक खंभे से बंधा हुआ पाया। सामने वही भयानक मॉन्स्टर खड़ा था और वो उसका दिल निकालकर तराजू पर तौलने की तैयारी कर रहा था। ये देखते ही आन्ना ने तुरंत अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और रस्सी को काट दिया। आजाद होते ही उसने पूरी ताकत से चाकू उस मॉन्स्टर की गर्दन पर दे मारा। चोट लगते ही वो मॉन्स्टर दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। मौका देखते ही आन्ना वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी अचानक कई छोटे छोटे मॉन्स्टर चारों तरफ से निकल आए और उसे घेर लिया। कुछ पल के लिए उसे लगा अब बचना नामुमकिन है, लेकिन अगले ही पल एक अजीब चीज हुई। वे सारे छोटे मॉन्स्टर उस बड़े मॉन्स्टर पर ही टूट पड़े। ये मौका देखकर आन्ना तेजी से एग्जिट की तरफ चढ़ने लगी। लंबी जद्दोजहद और बेहद मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन लगातार भागने और डर की वजह से उसका शरीर जवाब दे चुका था और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कुछ समय बाद उसकी आंख खुली तो उसने सामने एक छोटे लड़के को खड़ा देखा। उसने तुरंत मुड़कर उससे मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन उसी समय उसके चेहरे के घाव साफ दिखाई दे रहे थे और इन्फेक्शन अब बहुत ज्यादा फैल चुका था। जब वो लड़का पास पड़े कैमरे को उठाकर देखने लगा, तभी उसके पीछे अचानक वही भयानक मॉन्स्टर प्रकट हो गया और अगले ही पल उसने दोनों को निगल लिया। इस तरह कहानी खत्म हो जाती है।